जय श्री राम। प्यासाग्रह। प्यासाग्रह क्या होता है, इसे कुंडली में कैसे देखते हैं, इसके बारे में किन ग्रंथों में बताया गया है, इसका फलित कैसे होता है, वगैरह वगैरह, ऐसे कई सवाल मुझसे अभी हाल ही में पूछे गए। हुआ यूं कि एक ऑफलाइन क्लास के दौरान मैं पढ़ाते वक्त मेरे मुंह से निकल गया कि इस कुंडली में ये ग्रह प्यासा है तो यहाँ पे दिक्कत देगा। तो विद्यार्थियों का सवाल पूछना लाजमी था कि उन्होंने कभी सुना नहीं इसके बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में। और मुझे ताज्जुब ज्यादा तब हुआ जब मैंने इससे जुड़ा एक पोल टेलीग्राम पे डाला और लोगों से पूछा कि किस राशि में ग्रह प्यासा हो सकता है। तो जो उत्तर आए वो अभी आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, यहाँ आपके सामने उन्होंने रख दिया होगा। तो जो पोल आया और जो सच्चाई है उसमें बहुत फर्क है। तो पता लगा कि काफी लोग हैं जो इस विषय से अनभिज्ञ हैं, और ये बहुत एक महत्वपूर्ण विषय है, इसको समझना बहुत जरूरी भी है। तो अब और विलंब नहीं करते हैं, आइए जानते हैं क्या होता है प्यासाग्रह, कैसे देखते हैं इसको। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया था वो ये था कि ये प्यासाग्रह किसने बताया, कहाँ बताया। भाई अपनी तरफ से कुछ नया चालू कर दिया है, नए ज्योतिषियों ने नाम रखा है, या पुराना कहीं पे बताया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि ये प्यासे ग्रह का कॉन्सेप्ट बृहत पराशर होरा शास्त्र में दिया हुआ है। एक तरह की अवस्था होती है जिस अवस्था में ग्रह को प्यासा माना जाता है, और जैसा कि शब्द बता रहा है, अगर कोई ग्रह प्यासा है तो वो अच्छा नहीं है। जहाँ तृप्ति होती है, जहाँ संतुष्टि होती है, ऑब्वियस सी बात है, उससे काफी अलग वर्ड है, तो कहीं ना कहीं ये खराब ही होगा। जब मैंने ऐसे कहा, लोगों से पूछा कि किस राशि में ग्रह प्यासा हो सकता है, तो अधिकतर लोगों ने कहा कि अग्नि तत्व राशि में होगा, क्योंकि अग्नि है भाई, अग्नि जला देती है, सुखा देती है, तो प्यासा वही होना चाहिए। तो पर ऐसा है नहीं। प्यासा ग्रह जलीय राशि में होता है। जब कोई ग्रह जलीय राशि में हो तो ये नियम लगता है। ऐसा कौन सा गाना था, एक सॉन्ग था ना, सावन जो आग लगाए उसे कौन बुझाए, चिंगारी कोई भड़के, आर डी बर्मन वाला। तो उस गाने में जैसे बताया गया था कि और प्यास तो बुझ जाएगी, लेकिन जो प्यास सावन के द्वारा लगाई जाएगी उसको कौन बुझा सकता है। उसी प्रकार से जब आप जलीय राशि में हो और तब प्यासे हो, तो उससे बुरा कुछ और नहीं हो सकता। आइए समझते हैं क्या बताया गया इसके बारे में और कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं प्यासाग्रह कुंडली में देखा कैसे जाता है। नियम बहुत ही सीधा सा है। जल राशो स्थिता खेटे शत्रुना चावलोकिता शुभ ग्रहा न पश्यंती त्रषित सा उदाहरित। अर्थात जब कोई ग्रह वाटरी साइन में हो, जलीय राशि में हो, जिसे 4, 8, 12 राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन को जलीय राशि कहते हैं। तो जब कोई ग्रह जलीय राशि में हो और उसके ऊपर किसी पापी ग्रह की दृष्टि आ जाए, साथ ही साथ उसे कोई और शुभ ग्रह नहीं प्रभावित करता हो, नहीं देखता हो, तो उस ग्रह को प्यासा समझना चाहिए। बहुत आसान है। जन्म कुंडली खोली, देखा कि कर्क में, वृश्चिक में, मीन में क्या हमारा कोई ग्रह है। यदि वहां कोई ग्रह है तो वो क्या पाप ग्रहों से दृष्ट है। अगर है और उस पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो इतना काफी है ये कहने के लिए कि आपका ग्रह प्यासा है। अब 4, 8, 12 ही क्यों, जलीय राशि ही क्यों, किसी और राशि में क्यों नहीं कहा गया? उसके जो कारण मुझे समझ में आते हैं मेरी अल्पमति अनुसार, वो ये है कि देखिए, 4, 8, 12 भावों को काल पुरुष की कुंडली में मोक्ष त्रिकोण माना गया है। निवृत्ति का भाव माना गया है कि आप चीजों को छोड़ देंगे। और यही भाव, हम इसको 4, 8, 12 को मोक्ष त्रिकोण कह के कई बार इसकी बड़ी तारीफ करते हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, आध्यात्मिक उन्नति बहुत अच्छी होती है अगर यहाँ पे अच्छे ग्रह बैठे हों। अब ये अच्छे ग्रह की डेफिनेशन भी अलग होती है, अब इस पर आएंगे। तो पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, भोग के भी यही भाव है। चौथा भाव जिससे आप सुख देखते हो, भोग देखते हो। द्वादश भाव जो आपके सेक्सुअल प्लेजर का है, बेड लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। इवन अष्टम भी। तो कहने का अर्थ यह है कि 4, 8, 12 को भोग का भाव भी मानते हैं और मोक्ष का भी मानते हैं।
डिपेंडिंग अपॉन प्लैनेट कि वहां पे कौन सा ग्रह बैठा है, इसमें परिवर्तन आ जाता है। अगर वहां पे बृहस्पति है, केतु है और वो भी जलीय राशि में है, तो हम कहते हैं कहा तो ये जाता है कि व्यक्ति को मोक्ष मिल जाएगा, पर सीधी सी बात है वो निवृत्त हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा चीजों से, ये एक पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। लेकिन अगर इन्हीं भावों में शुक्र हो तो, यदि चौथे में शुक्र बैठा हो तो वो दिग्बली हो जाता है, तो सुख साधनों के लिए बहुत अच्छा है। कहा जाता है कि जीवन की हर एक अच्छी चीज इसको प्राप्त होगी। यही शुक्र जब 12वें में बैठ जाए तो भी यही कहा जाता है कि भोग के लिए अच्छा है, जातक को ऐश्वर्य मिलेगा। इवन अष्टम में बैठा भी शुक्र भी नृप से सम्मान दिलाता है। इसके बारे में एक हमारा पुराना वीडियो है जहाँ पे मैंने बताया है शुक्र के 12 भावों के फल। तो वहां शुक्र जब अष्टम में होता है, जब आप पढ़ेंगे या सुनेंगे या देखेंगे उस वीडियो को, तो आप देखेंगे कि उसको तो बहुत बढ़िया बताया गया, तो बुराई क्या है। तो यहाँ पर वो यही बताना चाह रहा है कि आपके ग्रह जब जलीय राशि में हो तो उनकी इच्छाएं बढ़ जाती हैं, उनकी प्यास बढ़ जाती है। और अगर वो पापी ग्रहों द्वारा देख लिए जाएं तो वो प्यास शांत नहीं हो पाती, और जब वो शांत नहीं हो पाती तो वो परेशानी क्रिएट करती है। अब अगर कोई कुंडली में प्यासा ग्रह तो उसके बारे में क्या कह रहे हैं जरा सुनते हैं। उस पर आने से पहले मैं आपको कुछ चार्ट के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे ये पत्रिका है, मीन लगन की पत्रिका है, 14 दिसंबर 1978। तीसरे भाव में चंद्रमा, पंचम में बृहस्पति, छठे भाव में शनि राहु की युति है, अष्टम में मूल त्रिकोण राशि का शुक्र, नवम में बुधादित्य योग, दशम में अग्नि तत्व राशि का मंगल, और द्वादश भाव में केतु विराजित है। अब ये पत्रिका जब सामने आती है तो यहाँ जलीय राशि में हमारे पास बृहस्पति है, बुध है, सूर्य है। अब सूर्य और बुध जलीय राशि में है जरूर, लेकिन उस पर एक शुभ ग्रह चंद्रमा की दृष्टि है, तो यहाँ पर वो योग नहीं लगेगा। लेकिन जब हम बृहस्पति की बात करते हैं तो बृहस्पति उच्च का वक्री होकर पंचम भाव में विराजित है, और उस पर एक क्रूर ग्रह मंगल की दृष्टि। इसके अलावा इस पर किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। तो एज पर दी प्रिंसिपल ये ग्रह त्रिषित या प्यासा कहलाएगा। अब ये प्यास कहाँ होगी? जिस भाव में बैठा है वहां पर होगी, जहां का स्वामी है वहां पर होगी, जहां का कारक है वहां पर होगी। अगर मैं इस एग्जाम्पल चार्ट के बारे में बताऊं तो इस जातक के दो संतान हैं, एक कन्या है, एक मानसिक रूप से क्या कहूँ ग्रोथ उतनी नहीं हो पाई ऐसा एक पुत्र है, और ये चाहते हैं संतान और अभी तक इनकी वो तृप्ति हुई नहीं है। तो वो जो त्रसित ग्रह था, जो प्यास थी, वो यहाँ पर पंचम और संतान भाव से संबंधित रही। जातक उस चीज को अटेन करने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है जो वो चाहता है संतान भाव से। एक और इस जातक के पुत्र हुआ, वो पैदा होते ही उसकी डेथ हो गई। उसके बाद एक कन्या, कन्या के बाद एक और पुत्र, पर उस पुत्र की मानसिक स्थिति सही नहीं। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर वो त्रिषित ग्रह अपना पूर्ण प्रभाव दिखा रहा है। कहने के लिए कारक भाव में बैठकर पीड़ित भी हुआ है, और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी कि प्यासा ग्रह उस चीज की प्यास को बुझने नहीं देता, वो भी यहाँ पर पूर्ण रूप से अप्लाई होती है। एक और पत्रिका लेते हैं, देखते हैं उसमें कैसे करना है। ये कुंडली भी मीन लगन की है, 12 फरवरी 1986। इस कुंडली में राहु दूसरे भाव में है, चंद्रमा पंचमेश होकर लग्न में है, केतु अष्टम में है, शनि मंगल की युति नवम भाव में है, सूर्य मकर राशि का है, और 12वें भाव में 3 नैसर्गिक शुभ ग्रह गुरु शुक्र बुध नजर आते हैं। अब इस पत्रिका में भी जलीय राशि में चंद्रमा है और शनि मंगल है। चंद्रमा के ऊपर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, ना ही किसी शुभ ग्रह की, तो वो इससे हट जाएगा। हमें चाहिए 4, 8, 12 राशि में बैठा हुआ एक शुभ ग्रह या कोई भी ग्रह, और उस पर पाप प्रभाव स्पेशली दृष्टि, क्योंकि वहां पर अवलोकिता शब्द आया था कि वो उसको देख रहा हो। यहाँ पर मंगल की यदि हम बात करें तो मंगल पर किसी भी क्रूर ग्रह का अवलोकन नहीं है, वो किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है, बट इट इज कंजंक्ट विद अ मेलेफिक प्लैनेट सैटर्न हु इज आल्सो ओनिंग द 12th भाव। द्वादश भावाधिपति शनि यहाँ पर भाग्य स्थान में भाग्याधिपति के साथ, भाग्याधिपति अपनी राशि का है। इससे पिछली कुंडली में बृहस्पति उच्च का था, यहाँ पर मंगल स्वराशि का है। क्या यहाँ पर
त्रसित ग्रह या प्यासा ग्रह का कॉन्सेप्ट लगेगा? तो उत्तर ये है कि इस जातिका की एक ही परेशानी है, जब भी मिलती है, भैया मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये इसकी पेट लाइन है। कहने का मतलब है कि होता है ना कि आपको ये फील होता है कि सब क्लियर कर जाते हैं, मैं ही रुक जाती हूँ, मेरे हर काम में बाधा आती है, मुझे हर जगह दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस तरह की सोच इस जातिका की है। क्यों है? क्योंकि इनका भाग्याधिपति त्रिषित अवस्था में, ऑल्दो इट इज इन इट्स ओन साइन बट स्टिल इट इज इन प्यासा अवस्था। तो यहां पर भी इस तरह की दिक्कत देखने को मिली जो भाग्य स्थान से संबंधित थी, नवम भाव से। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। आइए नियम पे की बात करते हैं कि शास्त्र में बताया क्या गया कि अगर त्रिषित ग्रह है तो क्या परेशानी देगा। श्लोक दिखाने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि भाई श्लोक कई बार अतिशयोक्ति की तरह भी इस्तेमाल होता है कि उसको शब्द जो हम क्या कहें, उसी रूप में जिस रूप में वो लिखा गया है अप्लाई नहीं करना चाहिए। थोड़ा रैशनल होके सोचना चाहिए कि इस नियम को आज के युग में आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं। श्लोक है, शोभित स्ततिषित चैव सप्तमे यस्य वा भवेत मृते तस्य नारी च सत्य माहुर द्विजोत्तम। अर्थात त्रिषित ग्रह या प्यासा ग्रह यदि सप्तम भाव में हो तो जातक की जीवन संगिनी की आयु क्षीण होती है। बाई चांस मैं यहाँ पे क्षीण लिखना भूल गया हूं, तो अब आप समझ लीजिए कि आयु में परेशानी आती है, एज सही नहीं रहती है। तो उन्होंने तो सीधा ही टिकट काट दिया ऊपर की तो मैं ये नहीं कहूंगा गलत है, क्योंकि उस टाइम पर मोर्टेलिटी रेट ज्यादा थी और पर्टिकुलरली फीमेल्स की ज्यादा थी, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान भी काफी औरतें अपना शरीर छोड़ देती थी। तो अब वो चीजें कम हो गई है, लेकिन स्टिल 7th हाउस रिलेटेड इश्यूज आते हैं अगर सप्तम भाव में प्यासा ग्रह बैठा। The wife of the person will surely die if there is a graha in Yuvati Bhava in Shobhit अवस्था और in त्रिषित अवस्था। शोभित अवस्था के बारे में भी कभी ऊपर वाले ने चाहा तो बात करेंगे। आज जो त्रिषित को ही समझते हैं तो ये बताया गया कि 7वें घर में हो तो इस तरह का परिणाम रहता है। एक और नियम जो त्रिषित ग्रह से जुड़ा हुआ बताया गया कि त्रिषित ग्रह क्या करता है, तो अब देखते हैं स्क्रीन पर क्या बता रहे हैं उसके बारे में। कहते हैं कि यदि त्रिषित ग्रह हो कुंडली में तो उससे रोग का, बुरे कर्मों के फल का, पैसे की कमी का, बुरे लोगों की संगति की वजह से नुकसान होना और मान सम्मान में कमी, ये सब देखी जाती। तो प्रश्न ये उठता है कि कब, क्या त्रिषित ग्रह की दशा में या त्रिषित ग्रह के गोचर में या त्रिषित ग्रह कहाँ बैठा हो जब तो ये फल होगा। देखिए ये तो डिटेल में हमें करना होगा क्योंकि ये एक वीडियो में कवर नहीं होता है, और जहाँ दशा की बात आती है वहां पे और भी काफी सारी चीजें देखने को मिलती है। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अगर आपकी कुंडली में कोई त्रिषित ग्रह है और उसके नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा है तो उस पर ध्यान दीजिएगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। वो ग्रह जरूर अपनी दशांतर दशा में परेशानी क्रिएट करेगा। इसको इस तरह भी देखना कि अगर त्रिषित ग्रह की महादशा चल रही है और उसके नक्षत्र में बैठे किसी और ग्रह की अंतर्दशा आ जाती है तो इसका प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं और कुंडलियों पे लगाते हैं। एक और बात यहाँ पर जब हमने ये प्रिंसिपल पहली बार पढ़ा था दिमाग में आई कि भाई अग्नि तत्व ग्रह जल तत्व में जाए समझ में आता है, परेशानी है, दिक्कत है, लेकिन अगर जल तत्व ग्रह ही जल तत्व राशि में बैठा हो तो फिर क्या परेशानी है। मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ ग्रह होते हैं जैसे शुक्र चंद्रमा है, वो जलीय ग्रह है, अगर वो जलीय राशि में बैठते हैं तो भी क्या वो त्रिषित कहलाएंगे, और अगर कहलाएंगे तो क्यों? वहां पे तो उन्हें बल मिलना चाहिए। वहीं अगर अग्नि तत्व ग्रह जल तत्व राशि में जाते तब कुछ हद तक लगता है कि चलिए यहाँ परेशानी हो सकती है, कोई और ग्रह हो तो समझ में आ सकता है। पर क्या जल ग्रह भी ऐसा देते हैं? तो समझते हैं इसको जरा। ये कुंडली है आपके सामने 27 अगस्त 1968 की 12 बजे दोपहर का जन्म है, दिल्ली का, और तुला लगन की कुंडली है। राहु छठे भाव में है, शनि सप्तम में वक्री है, मंगल दशम में नीच का है, एकादश भाव में 3 शुभ ग्रहों के साथ लाभेश विराजित है, और द्वादश भाव में कर्म भाव का स्वामी चंद्रमा राहु केतु एक्सिस में है। अब 4-8-12 राशि पे ध्यान देते हैं। 4-8-12 राशि में हमें राहु दिखता है, मंगल दिखता है, राहु को हमने कंसीडर करना नहीं है फिलहाल,
तो हम मंगल पे ध्यान देते हैं। मंगल है कर्क राशि में, नीच का है, जलीय ग्रह है, सॉरी जलीय राशि में अग्नि तत्व ग्रह है और राहु के द्वारा दृष्ट भी है। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि सप्तम में भी नीच का शनि विराजित है। अब सप्तम भाव में एक नीच का ग्रह, सप्तमेश नीच का, दशम भाव में वो अग्नि तत्व ग्रह जलीय तत्व राशि में दिग्बल के साथ बैठा है। ये जातक अपने करियर में कुछ खास नहीं कर पाए और इसके साथ साथ इनकी शादी एक होके टूट चुकी है। दोनों जगह पे इनको वो प्यास अधूरी रह गई, वो प्यास पूरी नहीं हो पाई और परेशानियां ज्यादा थी, जेन्युइन प्रॉब्लम थी। जेन्युइन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है कि परेशानी कम होती है पर जातक को ज्यादा लगती है, और कई बार परेशानी बहुत ज्यादा होती है और वो जैसे ही व्यक्ति आपके सामने बताता है आप समझते हो कि इसने सहा कैसे होगा। तो इसकी कुंडली में परेशानियां ज्यादा ही थी जो इसने सही, और समय को किसी तरह काट रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखने को आया। एक और कुंडली में आपको दिखाता हूँ। ये कुंडली भी बड़ी खास है और समझने वाली है। 25 फरवरी 1980 का चार्ट है, 2:27 और भिवानी हरियाणा का जन्म। वृश्चिक लगन, लगन का स्वामी 10वें घर में, वक्री राहु के साथ, गुरु वक्री, चौथे भाव में सूर्य केतु बुध, और 5वें भाव में उच्च का शुक्र, 8वें भाव में चंद्रमा भाग्याधिपति होके बैठा है अष्टम भाव में, और एकादश भाव में यानी 11वें घर में चौथे का स्वामी शनि, वो भी वक्री। अब शुक्र उच्च का खास लगता है, दिग्बल के पास दिखता है, चौथे भाव में शुक्र को दिग्बल मिलता है, पर उस शुक्र के ऊपर शनि मंगल दोनों पाप ग्रहों की दृष्टि आ रही है। क्या था श्लोक कि जल राशि में होना चाहिए, पाप ग्रह द्वारा अवलोकित होना चाहिए और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अब दृष्टि भी नहीं है शुभ ग्रह की। अब दिमाग में ये चल रहा था कि अब क्या ये शुक्र यहाँ पे कुछ अच्छा दे पाया होगा या बुरा दे रहा होगा, तो स्थिति क्या है। तो इस जातक की, जिसकी कुंडली में आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, इनकी एक ही परेशानी है कि इनके प्रेम प्रसंग लंबे नहीं चल पाते हैं। चलते बहुत हैं पर लंबे नहीं चल पाते। जातक को ये दिक्कत थी कि भाई शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप तो बहुत बने लेकिन कोई भी एग्जीक्यूशन की तरफ नहीं पहुंच पाया। प्यास प्यास ही रह गई, वो पूरी नहीं हो पा रही है, जबकि एग्जॉल्टेड वीनस है, 5th हाउस में है। तो ये नहीं कि अपॉर्चुनिटीज नहीं मिले, अवसर नहीं मिले, अवसर मिले पूरे पूरे, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिले। तो अर्थ क्या है इसका कि यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह इस स्थिति में हो जहां पर वो जलीय राशि में है, और चाहे उच्च का ही क्यों ना हो, जैसे वो बृहस्पति उच्च का आपने पहली कुंडली में देखा या अभी की कुंडली में आपने शुक्र उच्च का देखा, पर अगर वो केवल पाप ग्रह से दृष्ट है तो वो आपकी प्यास नहीं बुझने देगा। और अगर हम वो युवती भाव वाला जो श्लोक पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है उस भाव संबंधित परेशानी आने की संभावनाएं ज्यादा है। जिस भाव में वो स्थिति बनेगी उसमें दिक्कत आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। अब आप लोगों के लिए मैं एक चार्ट देकर जा रहा हूँ। ये कुंडली आप अच्छे से देखिए। 28 जनवरी 1977, 1977, 2:30 नई दिल्ली का चार्ट है। इसमें देखिए और बताइए कौन कौन से ग्रह त्रिषित अवस्था में है और उसका क्या प्रभाव जातक को मिलेगा। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। पिछली बार देखिए मैंने जवाब दिया था कमेंट सेक्शन में आप सबको। इस बार भी मेरा प्रयास रहेगा कि मैं वहां पर आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स दे पाऊँ। बाकी औरों के कमेंट पढ़कर भी आपको पता लग जाएगा कि आर यू गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक और नॉट। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, और यदि सच में नया सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा कि हाँ, ईमानदारी से, कि हाँ हमने ये पहली बार सुना था। मुझे थोड़ा खुशी मिलेगी कि चलो कोई नई चीज आपके सामने परोसी। इसके अलावा जिन लोगों ने पहली बार इस चैनल को देखा है, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप ज्योतिष संबंधित और जानकारी चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार नीच ग्रह वाले विषय के साथ। वो भी स्टार्ट करना है, बड़े दिन हो गए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जय श्री राम। चंद्र शनि का विष योग किस प्रकार जीवन में विष घोल सकता है और उसके क्या क्या फायदे हैं, इस बारे में यदि जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं, और हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं।